हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में वो पेशेंट जिनकी कलाई जो है, जिनके रिस्ट में जो है वो बहुत कम मूवमेंट है, कि किस तरह की वो एक्सरसाइज करें, किस तरह से वो स्ट्रेच करें कि उनकी जो कलाई है, जो बेसिकली इस तरह से कुछ इस पोजीशन में रहने लगी है, कि वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि उनकी जो कलाई है वो प्रॉपरली वर्क करने लगे। या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उनका जो कलाई का, उनके जो रिस्ट के मूवमेंट है, उनमें एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ ऐसी ही आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपके काम आने वाली हैं, आपके रिस्ट के मूवमेंट के लिए, आपके रिस्ट को मोड़ने के लिए। क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट जब आते हैं क्लिनिक पे, जब पेशेंट आते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं अपनी फिंगर्स की, कि मैं अपनी फिंगर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी रिस्ट का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। किस तरह से मैं स्पास्टिसिटी को ब्रेक कर सकता हूँ, किस तरह से जो मेरा हाथ है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, मेरी जो कलाई है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, किस तरह की मैं एक्सरसाइज करूँ कि मेरी कलाई फिर से मूव करने लगे और मैं फिर से अपनी कलाई को आराम से इस्तेमाल कर सकूँ। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली और जो बेसिक एक्सरसाइज है वो है आपका रिस्ट का स्ट्रेच। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको किसी टेबल के सामने कुछ इस तरह से बैठ जाना है और आपका जो अफेक्टेड हैंड है उसे टेबल पर कुछ इस तरह से आप साइड से प्लेस करेंगे। साइड से जब आप प्लेस कर लेंगे तो आपका जो दूसरा हाथ है, जो आपका स्ट्रोक की और पैरालिसिस की वजह से प्रभावित नहीं हुआ है, उस हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ेंगे और एक प्रोलॉन्ज्ड यानी बहुत लंबे समय तक आप अपनी रिस्ट को स्ट्रेच देंगे। तो बेसिकली जो आपकी रिस्ट की मसल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो गई है, जब आप इस तरह से अपनी उन मसल को स्ट्रेच देते हैं तो उनमें जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया था, उन मसल्स में जो शॉर्टनेस हो गई थी, शॉर्टनेस होने की वजह से आपकी कलाई इस पोजीशन में रहने लगी थी। तो आप जब स्ट्रेच देते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें एक लेंथनिंग होने लगी है। स्ट्रेच की वजह से वो जो आपकी मसल्स हैं वो लेंथन होने लगेंगी। आप कोशिश करें कि लगभग 60 से 70 सेकंड तक आप इस तरह से स्ट्रेच देने की कोशिश करें अपनी रिस्ट को। उसके बाद रिलैक्स करें। इवन कोशिश करें कि आप ब्रीदिंग भी अच्छे से उस समय कर रहे हों, अच्छे से हवा को इनहेल कर रहे हों और फिर एक्सहेल कर रहे हों। आप अपनी फिस्ट बना के दोबारा से इस तरह से कोशिश करें कि आप इस तरह से पीछे की तरफ अपने हाथ को लेके जाने की कोशिश करें। अगर पेशेंट अपनी फिंगर्स को खोल सकते हैं दूसरे हाथ से, तो इस तरह से अपनी फिंगर्स को खोल के भी वो अपनी रिस्ट को स्ट्रेच दे सकते हैं और लगातार लगभग 60 से 70 सेकंड तक एक ही पोजीशन में रखने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से आप स्ट्रेच देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कलाई है, जो बेसिकली इस तरह से रहती है, उसमें एक्सटेंशन की वजह से, उसमें स्ट्रेच देने की वजह से वो एक प्रॉपर मूवमेंट में चली जाएगी और आपके रिस्ट के मूवमेंट में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ताकि आप अपने रिस्ट को जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है पैसिव रिस्ट एक्सटेंशन। पैसिव रिस्ट एक्सटेंशन में बेसिकली उसी तरह आपको ये चीज़ करनी है कि कोशिश करें कि आप एक कपड़ा ले लें जिससे आपकी टेबल और आपके हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो कम से कम हो जाए। पैसिव का मतलब ये है कि आपको अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट देनी है, तब आपको अपने रिस्ट का एक्सटेंशन करने की कोशिश करनी है। अब आपको एक्सटेंशन किस तरह से करना है, मान लीजिए कि आपकी फिस्ट कुछ इस तरह से रहती है, आपकी रिस्ट कुछ इस तरह से रहती है, तो आपने एक पोजीशन में अपने हाथ को कुछ इस तरह से रख लिया और दूसरे हाथ से फिर आपने कुछ इस तरह से मूवमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। जब आप इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिस्ट की मसल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी की वजह से आपकी टाइट हो गई हैं, वो मसल्स जो हैं वो लूज़ होंगी। जब वो लूज़ होंगी तो आप अपनी रिस्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं। इवन होता ये है कि जब आपकी मसल्स जो हैं वो लूज़ हो जाएंगी तो आपकी उन मसल्स में, बेसिकली जो आपकी अफेक्टेड मसल्स हैं, उनमें सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, दैट मीन कि आपकी जो मसल्स हैं जो स्टिफ हो चुकी हैं वो प्रॉपरली काम करने लग जाएंगी, जो इस वक्त ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, हेमिप्लीजिया के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, कि वो अपने हाथ में, अपने रिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करवाएं, ताकि मूवमेंट होने की वजह से उनका ब्रेन जो है वो दोबारा से रीएजुकेट हो, दोबारा से रिलर्न करे मूवमेंट को। तो इस तरह से पैसिवली आप रिस्ट का एक्सटेंशन करवाने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा रिपीटेशन आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा रिपीटेशन आप लगाने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है 10 रिपीटेशन लगाएं, आप 15 रिपीटेशन लगाएं।
जितने भी रिपीटेशन आप लगा सकते हैं उतने रिपीटेशन आप लगाने की कोशिश करें। आप अपनी उंगलियों को खोलकर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑल्टरनेटिव है इसका ये कि आप अपनी फिंगर्स को खोलकर भी रिस्ट का एक्सटेंशन कुछ इस पोजीशन में ले जाके कर सकते हैं। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रिस्ट में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। दैट मीन कि आप अपनी रिस्ट को, जो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इवन कोशिश करें कि आप इस एक्सरसाइज के बाद में जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी, किसी मग को उठाना, किसी कप को उठाना, मोबाइल चलाना, ये सब आप कोशिश करें कि आप ये एक्टिविटीज़ करने की दिन भर में कोशिश करते रहें। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है एक्टिव रिस्ट एक्सटेंशन। एक्टिव का मतलब ये है कि आपको अपने उसी हाथ से कोशिश करनी है मूवमेंट करने की जो आपका हाथ प्रभावित है स्ट्रोक की वजह से या पैरालिसिस की वजह से। कोशिश करें कि आप अपने हाथ से कुछ इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि आपका हाथ जो है वो कुछ इस पोजीशन में रहता होगा, लेकिन आपके लिए मूवमेंट को इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती आपको मूवमेंट करने बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आप इस तरह से अपनी कलाई को शायद ही लेके जा पाएंगे, बहुत ऐसे पेशेंट होंगे जो लेकर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है। अगर आप 2 डिग्री भी लेके जाते हैं तो वो भी मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के लिए, क्योंकि 2-2% करके भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो एक दिन ये होगा कि आपकी जो कलाई है वो बेसिकली अच्छे से मूव करने लगेगी, बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इवन आप कोशिश करें कि अपने हाथ के पीछे, अपनी कलाई के पीछे एक बॉटल या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख लें कि आपको उसको टच करने की कोशिश करनी है। तो होता यह है कि अगर स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उनको टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज करवाई जाए कि मतलब आपको इस चीज़ को छूना है, इस बॉटल को अपनी कलाई से छूने की कोशिश करनी है, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा रेदर दैन कि वो खाली एक्सरसाइज करने लगें। तो आप कोशिश करें कि आपको इस तरह से अपने हाथ के पीछे कोई बॉटल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा रख लेना है कि हाँ, मुझे अपने कलाई से, अपने फिस्ट से इस बॉटल को छूने की कोशिश करनी है। तो आप एक्टिवली इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि हाँ, मुझे ये बॉटल छूना है अपने अपने कलाई के पिछले वाले हिस्से से, अपने फिस्ट के पीछे वाले हिस्से से, अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से मुझे इस तरह से अपनी बॉटल को छूने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरह से करते हैं तो बेसिकली ये है कि आप अपने दिमाग को दोबारा से सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से मूवमेंट करना है। तो जब आप इस तरह से करवाते हैं, टास्क ओरिएंटेड चीज़ें करवाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन है वो ब्रेन के और मसल के बीच में एक अच्छा बिल्ड हो जाएगा। आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से रीलर्न करेगा चीज़ों को कि हाँ, मुझे ये चीज़ इस तरह से करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ इस तरह से करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा कि आपके रिस्ट में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा तो आप अच्छे से अपनी कलाई को इस्तेमाल कर पाइएगा। चौथी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है रेजिस्टिव रिस्ट एक्सटेंशन। रेजिस्टिव मतलब आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस देना है, थोड़ा सा एक प्रतिरोध देना है, आपको एफर्ट लगवाने हैं अपने हाथ से कि हाँ, आपका हाथ जो है, आपकी कलाई जो है, किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश करें। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास वेट कफ हैं तो आप वेट कफ जो है कुछ इस तरह से अपनी कलाई पर बांध लें और फिर अपनी कलाई को कुछ इस तरह से मूव करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके घर में वेट कफ नहीं है तो आप वेट कफ की जगह किसी बॉटल को या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसको पकड़ने के बाद आप इस तरह से अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करें। पेशेंट बोलेंगे कि फिंगर तो खोल नहीं पा रही है, फिर मैं किस तरह से ये कर पाऊंगा। तो कोशिश करिए कि अपनी फिंगर्स को खोलने के बाद में जितना आप खोल सकते हैं, अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से पकड़ने की कोशिश करिए। और अगर पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि किसी कपड़े से, किसी रस्सी से अपने हाथ को कुछ इस तरह से बांध लें और फिर आप रिस्ट का एक्सटेंशन यानी रिस्ट का मूवमेंट कुछ इस तरह से करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से करेंगे आप देखेंगे कि आपके फिंगर्स भी कहीं ना कहीं मूव हो रही हैं, आपकी जो रिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं मूव हो रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, इससे एक अच्छा ये चीज़ निकलेगा कि आपकी रिस्ट में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। आपकी जो रिस्ट की मसल्स हैं, आपकी जो कलाई की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो प्रॉपरली काम करने लग जाएंगी। आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से आपके लिए मैसेज कन्वे करेगा आपकी मसल्स के लिए कि हाँ, एक मूवमेंट को इनिशिएट करना है। क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट के लिए मोटर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मोटर लर्निंग के आपको जो है किसी मूवमेंट को दोबारा से लर्न करना है, आपको सीखना है कि हाँ, ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। आपका ब्रेन जब ये टास्क ओरिएंटेड चीज़ें करता है तो आपकी मसल्स में ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथनिंग आती है, आपका मूवमेंट ज़्यादा जल्दी आता है। तो आप कोशिश करें कि बॉटल को पकड़ने के बाद उसको इस तरह से आप पीछे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करें। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिव
रिस्ट एक्सरसाइज। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे आप देखेंगे कि आपके रिस्ट को एफर्ट लगाना पड़ रहा है किसी मूवमेंट के लिए, तो आपकी जो रिस्ट की मसल्स हैं जो वीक हो चुके हैं बेसिकली, वो कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। दैट मीन कि वो अपना जो डेली एक्टिविटीज़ आपकी मसल्स करती हैं वो प्रॉपरली करने लग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं, अगर वो घर पर आप करेंगे तो आप जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में अपनी जो कलाई है उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हासिल कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है हमसे और हमारी डॉक्टर्स की टीम से, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम हर समय आपके लिए अवेलेबल है। धन्यवाद।